नमस्कार, न्यूक्लियस एकेडमी ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वीडियो नंबर 8। प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और किस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और किसी भी रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। रिंग के बारे में देखा था। रिंग के बारे में क्या देखा था, अगर कोई यूनिफॉर्म रिंग है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक्सिस है जो उसके सेंटर में से पास होगी। ठीक है, ये एक्सिस है जो उसके सेंटर में से पास होगी। अभी इस रिंग का जो मास है, ठीक है, इस रिंग का टोटल मास अगर देखते हैं तो टोटल मास रहेगा m। ठीक है, इस रिंग का टोटल मास क्या रहेगा, m। तो यहाँ पे mt लिख देते हो टोटल मास, और यहाँ पे एक्सिस से इस रिंग का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, r। ठीक है, कितना रहेगा, r, या फिर कैपिटल R ले लेते, जो भी लेना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कंसिडर कर लेते कि भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ये रिंग कैसे घूम रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में रिंग घूम रही है। ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया, इस एक्सिस को नाम देता हूँ जेड जेड डैश। ठीक है, जेड जेड डैश, इस तरीके से। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा सपोज आई जेड, मान लीजिए आई जेड, या फिर आई भी दे सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिंग का स्मॉल पार्ट, छोटा सा पार्ट अपने को, जैसे कि इसका मास, स्मॉल मास इसका कंसिडर करना पड़ेगा। इसका मास रहेगा dm। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कंसिडर कर लो, यहाँ पे कंसिडर कर लो, क्योंकि ये जो रिंग बना है ये छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, बराबर है। तो उसका हमने छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, जिसको कहेंगे इसका मास क्या रहेगा, dm। इसका मास क्या रहेगा, dm। और ऐसे ही टोटल मास मिला के क्या बन जाएगा, कैपिटल M, बराबर है। स्मॉल मास रहेगा छोटे से पार्ट का मास dm, और टोटल मास क्या रहेगा, कैपिटल M ना। तो यहाँ पे हर एक मास जो रहेगा, हर एक मास, ऐसे बहुत सारे मास से मिलकर ये रिंग बना हुआ है, हर एक मास जो रहेगा वो r इतने डिस्टेंस पे रहेगा। हर एक मास जो रहेगा वो r इतने डिस्टेंस पे रहेगा। अगर मैं यहाँ पे भी मास कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मास कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, dm, और तो ये भी r इतने डिस्टेंस पे ही रहेगा, ये भी क्या होगा, r इतने डिस्टेंस पे ही रहेगा, यहाँ से ये r डिस्टेंस पे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी थिकनेस को फिलहाल इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे इसकी थिकनेस को फिलहाल इग्नोर कर देंगे। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे, दैट इज आई जेड इज इक्वल टू, या फिर आई भी लिखे तो भी चलता है। ठीक है, क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वेयर इंटू डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वेयर इंटू डीएम। अब इंटीग्रेशन क्यों लगाया भाई, क्योंकि यहाँ पे हर छोटे पार्ट का अपन क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। हर छोटे पार्ट का क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन लगाया। सबका एडिशन करना पड़ेगा ना, सबका एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन डीएम। ये आर जो है, रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, तो ये बाहर अगर निकल जाता है आर स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, सभी डीएम को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा mt। ठीक है, या फिर लिख दूंगा mt। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, तुम आई जेड लिखो या फिर तुम आई आर भी लिख सकते हो, रिंग। ठीक है, इसका हो जाएगा आर स्क्वायर एम टी। और सिंपल इसमें अगर लिखना है तो आई आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो ये पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा था, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम जब देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क। अब डिस्क के बारे में देखना है, डिस्क के बारे में लिखना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी, क्यों, उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसको पहले मिटा देता हूं मैं। ओके, अभी हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अगर ये जानना है तो सबसे पहले अपने को पता करना पड़ेगा कि भाई किसी भी डिस्क
जो है कोई भी डिस्क जो है वो बनती कैसे है, कैसे बनी हुई है, तो अपने को कंसीडर करना पड़ेगा जो भी यूनिफॉर्म डिस्क है वो नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, जो भी डिस्क रहेंगी वो नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनी हुई है। तो मान लीजिए ये डिस्क है, ठीक है, और इसमें से कोई एक्सिस पास हो रही है, इसमें से कोई एक्सिस पास हो रही है जो उसके सेंटर में से पास हो रही है, जो उसके सेंटर में से पास हो रही है, बराबर है। इसको कुछ भी नाम दे दो, एक्सिस को जेड डैश ऐसा नाम दे सकते हैं, राइट। और ये जो डिस्क है वो इस तरीके से मोशन कर रही है, बराबर, इस तरीके से मोशन कर रही है। अब यहाँ पे जो डिस्क है वो कैसे बनी हुई है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये कॉन्सेंट्रिक नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनी हुई है, बहुत सारे रिंग से मिलकर बनी हुई है, छोटे से रिंग से लेकर बड़े रिंग तक, यानी ये डिस्क का साइज के रिंग तक ये इसको मिलकर डिस्क तैयार हुआ है, ऐसा अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहले तो ये बताइए कि इसका मास कितना हो जाएगा। अगर आप मानते हो कि ये डिस्क का मास, अगर आप मानते हो डिस्क का जो मास रहेगा, मास ऑफ डिस्क जो रहेगा, तो सपोज कैपिटल एम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिंग रहेगा, ऐसे बहुत सारी रिंग से मिलकर बना हुआ है ना, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक रिंग कंसिडर कर लिया, तो फिर ये रिंग का मास क्या रहेगा, ये रिंग का मास रहेगा यहाँ पे मास ऑफ रिंग ये रहेगा डीएम, क्योंकि बहुत सारे रिंग है यहाँ पे, तो बहुत सारे रिंग जो रहेगा डीएम, हर एक रिंग का मास अपन डीएम कंसिडर करेंगे, ठीक है नहीं, बाद में आखिरी में उसका एडिशन कर देंगे, ठीक है, ऐसा है। और इसकी जो थिकनेस रहेंगी, हर एक रिंग की थिकनेस जो रहेगी उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो भाई इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पे इसकी थिकनेस को कंसिडर कर लेता हूँ dr, ठीक है, इसकी थिकनेस को कंसिडर कर लेता हूँ dr। तो आप इतनी बात ध्यान में रखें, ठीक है। बाकी की चीजें इसके बाद बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने को इतना जानना पड़ेगा, ये डिस्क का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हर एक रिंग का आपको रेडियस पता रहना चाहिए, हर एक रिंग का क्या रहना चाहिए, रेडियस पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे रिंग कितने हैं, ये एक्सिस जहां से पास हुई है वहां से लेके तो ये डिस्क के एंड तक रिंग बनी हुई है, रिंग से डिस्क बनी हुई है, बराबर। ऐसे बहुत सारी रिंग्स है यहाँ पे, कहां से कहां तक रिंग्स है, जहां से एक्सिस पास हुई है वहां से लेके ये डिस्क के एंड तक, वहां तक रिंग है। तो फिर उसका रेडियस क्या रहेगा, रेडियस उसका इंक्रीज होते जाएगा हर एक रिंग के साथ, ठीक है, रेडियस इंक्रीजेस ऑफ द रिंग, ठीक है, रेडियस ऑफ रिंग इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू r, है ना। इसका रेडियस कहां से कहां तक बढ़ेगा, 0 टू r। फिर भी ये वाला जो रिंग हमने कंसिडर किया है उसका रेडियस कितना रहेगा, ठीक है, रेडियस तो इंक्रीज हो जाएगा, सेंटर से लेके डिस्क के एंड तक 0 टू r ले लेंगे। लेकिन अगर जो ये रिंग हमने यहाँ पे कंसिडर किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अपने को इस रिंग का रेडियस पता रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ रिंग इज इक्वल टू स्मॉल r। और पूरे डिस्क का रेडियस क्या रहेगा, पूरे डिस्क का रेडियस रहेगा, रेडियस ऑफ द डिस्क वो जो रहेगा वो रहेगा कैपिटल R, ठीक है, रेडियस ऑफ डिस्क इज कैपिटल R, ठीक है। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आपको पता रहना चाहिए सरफेस डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस डेंसिटी क्या रहेंगी इसकी, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी सरफेस डेंसिटी क्या रहेंगी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस डेंसिटी क्या रहेंगी, सरफेस डेंसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस डेंसिटी क्या रहेंगी, ठीक है। सरफेस डेंसिटी को हम सिग्मा से शो कर लेते भाई, सरफेस डेंसिटी को हम सिग्मा से शो कर लेते, सिग्मा इज इक्वल टू क्या रहेगा, सरफेस डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट एरिया, उस ऑब्जेक्ट का एरिया, जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ज्योमेट्रिकल शेप वाला जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसका एरिया आपको पता रहता है, ठीक है। तो वो पुट करके अपन क्या कर सकते हैं, सरफेस डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो वैसे ही अपने को क्या करना है, अगर डिस्क का, ये डिस्क का सरफेस डेंसिटी अगर निकालना है ना, सरफेस डेंसिटी
ऑफ डिस्क, अगर ये डिस्क का सरफेस डेंसिटी हमको निकालना है, ये डिस्क का अगर सरफेस डेंसिटी हमको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे लेता हूं मैं सिग्मा, ठीक है, और सिग्मा इक्वल टू मास जो रहेगा, मास ऑफ द डिस्क क्या लिखा हुआ है मैंने, कैपिटल एम, तो ये कैपिटल एम, और एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ द डिस्क क्या रहेगा, अब ये सर्कुलर है तो इसलिए सर्कुलर रहेगा, दैट इज द पाई आर स्क्वायर, क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, ये रहेगा डिस्क का सरफेस डेंसिटी, बराबर। हमने ये डिस्क की सरफेस डेंसिटी निकाल ली, ठीक है। यहाँ पे जो m रहेगा वो मास ऑफ द डिस्क रहेगा, और कैपिटल R जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। अब निकालना है अपने को रिंग के बारे में, ठीक है। वैसे ही सरफेस डेंसिटी ऑफ द रिंग क्या रहेंगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये जो डिस्क है, ये डिस्क कैसे बनी हुई है, नंबर ऑफ रिंग से बनी हुई है, ठीक है। अब नंबर ऑफ रिंग से बनी हुई है तो ये रिंग की भी अपने को क्या करना पड़ेगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सबसे पहले इसकी सरफेस डेंसिटी आपको पता रहना चाहिए। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ द रिंग क्या रहेगा, सरफेस डेंसिटी ऑफ द रिंग क्या रहेगा, सरफेस डेंसिटी ऑफ रिंग, रिंग की सरफेस डेंसिटी क्या रहेंगी, रिंग की सरफेस डेंसिटी रहेंगी सिग्मा इक्वल टू मास क्या है इसका, डीएम, रिंग का मास क्या है डीएम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर, और एरिया जो रहेगा, एरिया अब एरिया क्या है, मैं एरिया के बारे में पूछता हूँ, एरिया ऑफ द रिंग क्या रहेगा, एरिया ऑफ, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसके हिसाब से, एरिया ऑफ रिंग क्या रहेगा, एरिया ऑफ रिंग क्या रहेगा, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है, क्या रहेगा उसका एरिया, 2 पाई आर इंटू डी आर। अब ये डी आर क्या है, थिकनेस है, और 2 पाई आर क्या है, उसका एरिया है रिंग का, ठीक है, समझ में आया। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया एरिया, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू डीएम अपॉन 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो आपको इतना समझ में आ गया। इसके आगे देखते हैं, अब इसके आगे देखने के लिए मुझे इतना पोर्शन मिटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सारी चीजें मिटा देता हूँ, आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई, चलो देखते हैं। तो मान लीजिए मैं डीएम की वैल्यू वहां से निकाल लेता हूँ, ये डीएम की वैल्यू क्या जाएगी, मास ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ द रिंग हो जाएगा, इसका मास ऑफ द रिंग इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा आर इंटू डी आर, ठीक है, ये क्या हो गया, 2 पाई सिग्मा आर इंटू डी आर, इसे इक्वेशन नंबर दे देते 2, इसे इक्वेशन नंबर दे देते 2, ओके, ये समझ में आ गया। अब अपने को करना क्या है यहाँ पे, अब अपने को निकालना है ये पूरे रिंग का, ठीक है, पूरे रिंग का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ठीक है, पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ठीक है, कहाँ से इसका रेडियस कितना रहेगा, एक्सिस से इसका रेडियस कितना रहेगा, डिस्टेंस कितना रहेगा, आर, स्मॉल आर, बराबर है। तो देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग क्या रहेगा उसका फॉर्मूले के अनुसार, दैट इज द डीएम इंटू आर स्क्वायर, रिंग का मास है डीएम और उसका डिस्टेंस है एक्सिस से आर, इसलिए डीएम इंटू आर स्क्वायर। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, है ना, एम आर स्क्वायर, जैसे कि रिंग का हमने निकाला था एम आर स्क्वायर, तो यही रहेगा, ठीक है, डीएम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे रेडियस हमने स्मॉल लिया है। नाउ अब अपने को करना क्या है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क निकालता हूँ, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे, और इसका रेडियस कहाँ से कहाँ तक रहेगा, आपने को पूरा रेडियस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्क बना हुआ है, डिस्क नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है, तो रेडियस क्या लेंगे यहाँ पे, इसका रेडियस लेंगे फ्रॉम the axis, moment of inertia of the disc from the axis r equal to 0 to r equal to कैपिटल R, ठीक है। चलो, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं,
आई डी, आई डी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 0 टू आर लेंगे अपन रेडियस, जो रिंग है वो सेंटर से लेके डिस्क के एंड तक है, तो 0 टू आर इतना मैं उसका लिमिट रखूंगा, और यहाँ पे रहेगा आई आर, क्योंकि नंबर ऑफ रिंग से मिलकर बना हुआ है डिस्क, ठीक है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला पुट कर देते भाई, 0 टू आर, आई आर की वैल्यू क्या है, ये हमने यहाँ पे लिखा के रखी है, dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब dm की वैल्यू भी हमारे पास है, ठीक है। dm की वैल्यू क्या है भाई, dm की वैल्यू भी हमारे पास है, ये इक्वेशन नंबर 2 से हम dm की वैल्यू लिख देते हैं, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे dm की वैल्यू, इंटीग्रेशन 0 टू आर, dm की वैल्यू है 2 पाई सिग्मा r इंटू डी आर, और ये आर स्क्वायर एज इट इज, तो यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, डी आर है और ये रहेगा आर स्क्वायर एज इट इज, ये आर स्क्वायर एज इट इज, ये आर स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। ओके, अब इसके बाद का कैलकुलेशन कैसे होगा, अब इसकी तो जरूरत हो गई, ये आपने लिख लिया होगा तो इसको मिटा देता हूं, ठीक है। क्या होगा अब इसके बाद, देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो r इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 टू आर 2 पाई सिग्मा r क्यूब इंटू डी आर, ठीक है। ये वैल्यू को बाहर निकाल लीजिए, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिए, तो 2 पाई सिग्मा 0 टू आर आर क्यूब डी आर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए इंटीग्रेशन का, क्या फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई सिग्मा r टू द पावर 4 बाय 4 0 टू r, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, और वैल्यू पुट करने से आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखिए आईडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, ठीक है, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट r है, और लोअर लिमिट तो 0 है, तो लोअर लिमिट नहीं भी लिखा तो भी चलता है, हम अपर लिमिट लिखेंगे, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, r, स्मॉल r की जगह आ जाएगा कैपिटल R टू द पावर 4 बाय 4, ठीक है, और ये 0, ठीक है। लोअर लिमिट भी पुट कर दिया हमने, लोअर लिमिट 0 हो गया ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2 पाई सिग्मा r टू द पावर 4 बाय 4, ठीक है, r टू द पावर 4 बाय 4, तो ये हो जाएगा कैंसल, तो क्या आएगा यहाँ पे, हाफ पाई सिग्मा, ठीक है, हाफ पाई सिग्मा, हाफ यहाँ पे हाफ बचेगा, ये पाई, ये सिग्मा r टू द पावर 4। अब सिग्मा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो तो मैंने मिटा दिया, लेकिन मैं बता देता हूँ सिग्मा की वैल्यू जो थी वो थी मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, डिस्क के लिए, है ना। डिस्क के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या थी, आप देख लीजिए, डिस्क के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस डेंसिटी क्या थी, मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, मास अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रख लूंगा सिग्मा की जगह, तो हो जाएगा हाफ पाई m अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये r टू द पावर 4 जैसे का वैसे, r टू द पावर 4 जैसे का वैसे। अब क्या होगा यहाँ पे, ये पाई पाई कैंसल, r स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे r टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ r स्क्वायर बचेगा, तो क्या होगा यहाँ पे, id इक्वल टू हाफ m, और यहाँ पे बचा है r स्क्वायर, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, ठीक है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये बात ध्यान में रखें, किस तरीके से हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, कैसे निकाला यूनिफॉर्म डिस्क के बारे में, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है, यही मेथड का यूटिलाइज करके हम किसी भी ज्योमेट्रिकल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप वाले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, इसी मेथड से अपने को करना है। थोड़े से एरिया वेरिया में चेंजेस रहेंगे उसके, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ जेरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ जेरेशन क्या होता है उसके बाद। ओके, तो आइए हम देखते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। अब ये रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन हम किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप वाली बॉडी का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस उसका रेडियस अलग अलग रहेगा, तो उसी हिसाब से अपने को अगर किसी और बॉडी का अगर निकालना है, ठीक है, विदाउट ज्योमेट्रिकल शेप वाली रिजिड बॉडी है, उसका अगर रेडियस ऑफ जायरेशन अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन किसी भी बॉडी का अगर निकालना है, ज्योमेट्रिकल शेप वाली रहो या रिजिड बॉडी रहो कोई भी, तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो बॉडी के मास के ऊपर और एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, मान लीजिए इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक्सिस में अगर पास करा रहा हूँ, ठीक है, इस बॉडी में से एक्सिस अगर पास हो रही है, सपोज इसको जेड नाम देता हूँ, जेड डैश, और ये बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है, और इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, मैंने अभी कहा कि रेडियस ऑफ जायरेशन इज डिपेंडिंग ऑन द मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, सपोज यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m3 है और यहाँ पे mn है, तो इस तरीके से अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा तो इसका डिस्टेंस भी अपने को पता रहना चाहिए। ये जो पहला मास है किसी भी पार्टिकल का, ये r1 है, ये दूसरे का r2 है, ये तीसरे का r3 है, और ये जो लास्ट वाला है इसका डिस्टेंस जो रहेगा एक्सिस से rn है सब। तो ये अलग अलग डिस्टेंस रहेगा अलग अलग मास का, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट, यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस अपन लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन, इसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन the axis of rotation, the axis of rotation, distance between axis of rotation and a point at which whole mass of the body, एक कोई पॉइंट है जहां पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट करता है, at which whole mass of the body is supposed to be concentrated, ठीक है। उस पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, ऐसा मान लीजिए यहाँ पे पूरे बॉडी का मास जब ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करते समय क्या होता है, रोटेट करते समय किसी भी बॉडी का मास अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, ठीक है। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर लेते हो आपने, मान लिया एक स्केल है हमारे पास, उस स्केल को एक एंड, अगर मेटल स्केल लेते हो उसके एक एंड में से अगर अपन ने कोई पेन वेन या फिर कोई चीज को डाल दी है, उसको रोटेट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप देखोगे रोटेट करने से पहले वो इस तरीके से झुकी हुई रहेंगी, इस तरीके से झुकी हुई रहेंगी, और जब घूमेगा तो घूमते समय ये इस तरीके से घूमेगा बराबर प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो उसका जो मास होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है, उसका जो मास होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है। तो वही बता रहा हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी एंड द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, उस पॉइंट पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए, तो उसी को हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहेंगे। तो मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ये पी पॉइंट, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इसको टूल कर देता हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए ये पी पॉइंट है सपोज, ठीक है। इस पी पॉइंट के ऊपर पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट है, तो ये पी पॉइंट से लेके ये एक्सिस तक का जो डिस्टेंस रहेगा इसे हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहेंगे। उस रेडियस ऑफ जायरेशन को हम के से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, के से। रेडियस ऑफ जायरेशन को हम किससे शो करते हैं, के से। ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। अब हमको अगर किसी ज्योमेट्रिकल शेप का रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ठीक है। वो रहेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द एम के स्क्वायर। अब आर की जगह क्या आ गया, यहाँ पे के स्क्वायर आ गया। रेडियस ऑफ जायरेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी बॉडी का, तो फॉर्मूला क्या है, एम के स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या रहेंगी, के की वैल्यू यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम,
ठीक है, ये हो गया के की वैल्यू। इसके ऊपर से रेडियस ऑफ जायरेशन भी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए किसी रिंग का अपने को रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, किसी भी रिंग का अपने को क्या निकालना है, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है। तो इसके किस तरीके से निकालेंगे, तो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रिंग, किसी भी रिंग का अगर रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है अपने को तो किस तरीके से निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या रहेंगी। तो देखो यहाँ पे के आर इज इक्वल टू रिंग के, ये स्मॉल आर जो है वो रिंग को शो कर रहा है, इज इक्वल टू आर, जो उसका रेडियस रहेगा वो। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। अब आर की जगह क्या आएगा, के आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द रिंग। अब वैसे ही अगर डिस्क का निकालना है तो डिस्क का कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, इसका अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्क के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन रहेगा वो रहेगा आर बाय रूट टू, ठीक है, आर बाय रूट टू। बाकी जो फॉर्मूला था क्या था डिस्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, दैट इज द हाफ एम आर स्क्वायर, क्या था, हाफ एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, के डी, ठीक है, ये फॉर्मूला था, ये हमने पहले ही निकाला था, है ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी भाई, अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगी, रूट टू आ जाएगा सामने में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे इसकी वैल्यू आई डी इज इक्वल टू एम के डी स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लिया सब, हाँ एम आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के डी स्क्वायर, ये बात ध्यान में रखिए। और एक बात ध्यान में रखिए कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क होता है वो हमेशा लेस देन होता है रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रिंग से, ठीक है, ये वही बात आप ध्यान में रखिए, ये भी बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है ऐसे ही हम अलग अलग शेप वाली ज्योमेट्रिकल शेप वाली बॉडीज का रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं, तो ये हमने निकाल लिया है ना। अब अपने को क्या देखना है, अब देखना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये दो थ्योरम यहाँ पे है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम दिया है, एक ही बॉडी में से दो एक्सिस अगर पास करवाते हैं और दोनों एक्सिस अगर पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है। और वैसे ही अगर एक कोई प्लेन लैमिना है उसके ऊपर तीन एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका थ्योरम क्या होता है, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो देखिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है और इसका थ्योरम कैसे होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे और वहां पे उस ऑब्जेक्ट में से जब एक्सिस पास करवाएंगे, सपोज दोनों एक्सिस अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी और उस ऑब्जेक्ट में से पास हो रही होंगी तो वहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहा जाता है उसे, ठीक है। और उसका स्टेटमेंट कुछ और ही रहता है। और परपेंडिकुलर एक्सिस, कोई अगर प्लेन लैमिना है, कोई पेपर है, उस पेपर के ऊपर अगर कोई तीन एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, वो कैसे परपेंडिकुलर रहेंगे जब मैं ड्रॉ करूंगा उस समय बताऊंगा। तो अगर तीन एक्सिस एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उसे कहेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस। सबसे पहले हम जानेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, इसको इतना मिटा देता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई मेरे पास एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने कोई एक बॉडी निकाल लिया, ठीक है। अब एक एक्सिस है जो इस बॉडी के किसी भी पॉइंट में से पास होगी, ये एक्सिस इस बॉडी के कोई भी एक एक्सिस में से किसी भी पार्ट में से पास हो रही है। इस पॉइंट को नाम देता हूं ओ। ये एक्सिस है जो बॉडी के ओ पॉइंट में से यानी एनी पॉइंट में से पास हो रही है। सपोज इसको नाम देता था एमपी,
नाम दे देता हूँ MP इस एक्सिस को, ठीक है। और इसके अबाउट में ये बॉडी घूमेंगी और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा IO, क्योंकि O में से पास हो रही है इसलिए इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या कंसीडर कर लिया, IO। चलिए इधर भी देखो IO, ठीक है। और इसके कुछ डिस्टेंस पे बॉडी का एक, अब इस बॉडी का तो सेंटर फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, इस बॉडी का सेंटर फाइंड आउट करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपन अंदाजे से क्या करते हैं, कोई भी एक बॉडी का सेंटर ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। तो उस सेंटर में से क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी के सेंटर में से जो अंदाजे से लिया गया है उसमें से एक एक्सिस को पास करवाते हैं। मान लीजिए बॉडी का सेंटर है और यहां से अपन क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस को हम पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्सिस को हमने क्या कर दिया, इस बॉडी का जो सेंटर हमने कंसिडर किया है, ठीक है, उसमें से पास करवाया। तो इसके सेंटर को हम नाम दे देते यहाँ पे C, इसके सेंटर को हम नाम दे देते यहाँ पे C, और इस एक्सिस को नाम देते थे AB सपोज। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये बॉडी इज एबल टू रोटेट द बोथ एक्सिस, ठीक है, ये दोनों एक्सिस के अबाउट में घूमने के लिए एबल है, ठीक है, ये घूम सकती है, दोनों एक्सिस के अबाउट में घूम सकती है। इस तरीके से हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। नाउ ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है सपोज H, मान लीजिए ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, H है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे। अब एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, एक पॉइंट। तो इस बॉडी का हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं, इस बॉडी का स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं जिसका मास रहेगा dm, जिसका मास रहेगा dm, और उसे पॉइंट देते रहे d, ठीक है। ये बॉडी का स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया जिसका मास है dm और पॉइंट क्या दिया उसको d दे दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम एक्सटेंड कर लेते, OC जो है, ठीक है, OC जो है ये OC को हम एक्सटेंड कर लेते। अब कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे भाई, मान लीजिए हमने यहाँ पे नाम दे दिया n, ठीक है, और ये n और d ये क्या रहेगा, d से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है, जो परपेंडिकुलर रहेंगी इस CN के ऊपर, CN के ऊपर क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है। और OD को हम ज्वाइन कर लेते हैं, OD को अगर ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या तैयार हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं इसको। नाउ वैसे ही हम यहाँ से, ठीक है, ये जो C पॉइंट है, ये C पॉइंट थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं यहाँ, वैसे ही हम क्या करेंगे, D से C को ज्वाइन कर लेते हैं, D से हम C को ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरीके से हमने D से C को भी ज्वाइन कर लिया। तो दैट इज द डिस्टेंस, ये वाले एक्सिस से इस एक्सिस से ये D पॉइंट तक का डिस्टेंस है, और OD और C वाले पॉइंट से D तक का डिस्टेंस है CD, बराबर है। और DN ये क्या है, परपेंडिकुलर है OC के ऊपर, DN इज परपेंडिकुलर टू द OC, हम ऐसा कहेंगे। तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम सॉल्व करके पैरेलल एक्सिस का थ्योरम हम निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा वो नहीं लिखा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा IC, क्योंकि ये C पॉइंट में से पास हो रहा है, सेंटर में से पास हो रहा है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा IC। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, हर एक का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, मान लीजिए हम सबसे पहले इस एक्सिस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, C एक्सिस के बारे में, जो एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के सेंटर में से जो एक्सिस पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उसका IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे ये D पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, CD, बराबर है, ये मास है dm और डिस्टेंस क्या है CD। तो आपको तो पता ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू इंटीग्रेशन ऑफ mr², r क्या होता है, डिस्टेंस, और ये मास, तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे तो उल्टा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे मास लिया मैंने dm छोटे से पॉइंट का, और डिस्टेंस क्या रहेगा, यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा CD, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, CD, यहाँ पे DC लिखूं, DC² इंटू dm, DC² इंटू dm, ठीक है। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाले एक्सिस के लिए क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू एनी पॉइंट,
ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। एनी पॉइंट ओ में से जो एक्सिस पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ, डिस्टेंस क्या है भाई, इसका डिस्टेंस है ओडी, ये रहेगा ओडी स्क्वायर इंटू डीएम, ओडी स्क्वायर इंटू डीएम। अब इसका क्या करना है अपने को, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ओडी जो है, ओडी इसका फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओडी स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में ओ डी एन, इस वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में अपने को ओडी की वैल्यू मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी, इन ट्रायंगल ओ डी एन क्या हो जाएगा, ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस के अनुसार ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ठीक है, डी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। इसको कहाँ पे रख देंगे हम, वन के अंदर पुट कर देंगे, इस वन के अंदर पुट कर दो, पुट इन वन, तो क्या हो जाएगा आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ओडी की जगह आ जाएगा यहाँ पे डी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ठीक है, और ये जो डीएम है ये एज इट इज, डीएम एज इट इज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओ एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ओ एन की वैल्यू क्या है, ओ एन जो मिलके बना हुआ है ओ सी और सी एन से मिलके बना हुआ है, ओ सी प्लस सी एन इनसे मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन, ये डी एन स्क्वायर जैसे का वैसे प्लस इसके जगह आ जाएगा ओ सी प्लस सी एन, ठीक है, होल स्क्वायर, ये डीएम जैसे का वैसे, ठीक है, डबल ब्रैकेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी इंटू सी एन प्लस सी एन स्क्वायर और इंटू डी एम एज इट इज, इंटू डी एम एज इट इज। तो हमको क्या वैल्यू मिलेंगे, इसके बाद क्या वैल्यू मिलेंगी, देखो इंटीग्रेशन, यहां पे डी एन स्क्वायर और सी एन स्क्वायर को नजदीक ला लो, ठीक है, डी एन स्क्वायर और सी एन स्क्वायर को नजदीक ला लेते, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी इंटू सी एन, ओ सी इंटू सी एन, और ये डी एम जैसे का वैसे, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे आपको एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो ये छोटे राइट एंगल ट्रायंगल भी देखो, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी डी स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, है ना, डी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, बराबर। तो यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि सी एन स्क्वायर और डी एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सी डी स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं इसके जगह सी डी लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके जगह आ जाएगा सी डी स्क्वायर ब्रैकेट में, और इस बार ओ सी की वैल्यू क्या है, ठीक है, ओ सी की वैल्यू है एच, तो यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 2 ओ सी इंटू सी एन, ओ सी इंटू सी एन, इसके बारे में लिख लेते, तो ये आ जाएगा 2 ओ सी की वैल्यू है एच, पहले लिख लेता हूँ सी एन और बाद में लिखता हूँ एच, और ये डी एम जैसे का वैसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन में मिटा देता हूँ, इसका काम हो चुका है, आप इसको लिख सकते हो, जगह नहीं है तो यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है।
ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा आई ओ इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन यहाँ से इंटीग्रेशन अप्लाई होगा और वहां से डीएम अप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सी डी स्क्वेयर डीएम बराबर प्लस इंटीग्रेशन एच स्क्वेयर डीएम, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन टू सी एन इंटू एच डीएम, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इधर से इंटीग्रेशन और उधर से डीएम अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वेयर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वेयर क्या होगा। नाउ मैं यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, इसे दे देता हूँ 2 और यहाँ पे पुट करता हूँ पुट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सी डी स्क्वेयर की जगह मैंने यहाँ पे डी सी स्क्वेयर लिखा हुआ है, डीएम इसका मीनिंग क्या होता है आईसी, यहाँ पे मुझे पता है कि आईसी रहेगा करके, इंटीग्रेशन सी डी स्क्वेयर डीएम इज इक्वल टू क्या होगा आईसी, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज इक्वल टू कैपिटल एम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज इक्वल टू कैपिटल एम। और यहाँ पे जो सी एन है, ये सी एन तो इमेजिनरी केस है ना, ये इमेजिनरी केस है। अब इस इमेजिनरी का क्या हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2cn, ये इमेजिनरी केस है, ठीक है, इंटू एच डीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इमेजिनरी जो भी वैल्यू होती है उसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये अपने सिर्फ एक्स्ट्रा ड्रॉ का पार्ट है, इस थ्योरम का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा ड्रॉ हमने किया था उसका पार्ट है, इमेजिनरी केस है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे पुट कर देते। अब पुट करने के बाद क्या आंसर आता है, चलो देख लेते भाई, पुट करने के बाद आंसर क्या आता है इसका, तो देखो क्या आ जाएगा आई ओ इज इक्वल टू, ये सब पुट करना है इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आई ओ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आई सी बराबर, ये देखो इसकी जगह आ जाएगा आई सी, और यहाँ पे जो एच स्क्वायर है वो है कांस्टेंट, वो निकला बाहर, तो प्लस एच स्क्वायर कांस्टेंट है तो यहाँ पे रहेगा इंटीग्रेशन डीएम और ये हो जाएगा सबका इंटीग्रेशन 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई सी प्लस एच स्क्वायर और यहाँ पे डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होता है कैपिटल एम, तो यहाँ पे लिखेंगे एम। इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बन गया काय का, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ये काय का फॉर्मूला बन गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ये फॉर्मूला है, ओके। इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। क्या रहेगा इसका स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस which is passing through the any point of the body, moment of inertia of axis which is passing through the any point of the body is equal to the sum of moment of inertia of axis which is passing through the center of the body is equal to the sum of moment of inertia of a axis which is passing through the center of the body and product of mass of the body and square of distance between two parallel axes। तो ये इसका स्टेटमेंट रहेगा। अब देखते हैं हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस का क्या थ्योरम है उसके बारे में देखते हैं। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है कोई प्लेन लैमिना, जैसे कि अपन ये प्लेन लैमिना ले सकते हैं, कोई भी एक प्लेन पेपर ले सकते हैं या फिर कोई प्लेन शीट ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है उसके ऊपर अपने को यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस देखना पड़ेगा। तो कोई भी पेपर अगर लेते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, वो 2 डायमेंशनल होना चाहिए। पहली बात तो पेपर कैसा होना चाहिए, 2 डायमेंशनल, वो 2 डायमेंशनल होता है। तो कोई भी अगर प्लेन कोई कार्डबोर्ड लेते हो या फिर कोई प्लेन लैमिना लेते हो वो भी 2 डायमेंशनल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमने जो बॉडी लिया है, ये जो लैमिना लिया है यहाँ पे, ये 2 डायमेंशनल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 एक्सिस उस लैमिना के ऊपर ही रहेगा, जैसे एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस जो है वो उस लैमिना के ऊपर ही रहेगा,
ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। बोथ एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन द प्लेन लैमिना, एंड वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दैट बोथ एक्सिस। ये दोनों एक्सिस के ऊपर ये जेड एक्सिस जो रहेगा, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर रहेगा, ये वर्टिकली रहेगा, और ये जो रहेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये लैमिना के ऊपर ही होता है, ये लैमिना के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी लेते हैं, कोई पेपर लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास पेपर है, ठीक है, ये ऐसा पेपर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो रहेगा वो इस एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ठीक है, ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस लैमिना के ऊपर ही रहेगा, और जेड एक्सिस जो रहेगा इस तरीके से परपेंडिकुलर रहेगा, जेड एक्सिस जो रहेगा उस तरीके से परपेंडिकुलर रहेगा। इसको नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे ओ, जहाँ पे ये तीनों एक्सिस मीट हो रहे हैं, जहाँ पे ये तीनों एक्सिस मीट हो रहे हैं उसको नाम दे दिया मैंने ओ। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी तीनों एक्सिस क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ मैं। अब इसका मोमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, अपने को थ्योरम सॉल्व करना पड़ेगा। अब थ्योरम सॉल्व करके इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए एक पी पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पी पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पी पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक है, जिसका मास क्या है डीएम, जिसका मास क्या है डीएम, ठीक है। अब ये जो पी पॉइंट है ये तीनों एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पे है। मान लीजिए यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस से एमपी इतने डिस्टेंस पे है, ठीक है, वैसे ही जो वाई एक्सिस से एनपी इतने डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस से आर इतने डिस्टेंस पे है, जेड एक्सिस से आर इतने डिस्टेंस पे है, ठीक है। इस डिस्टेंस का भी नाम दे सकते हैं अपन। देखो यहाँ पे ये जो एमपी है, एमपी की वैल्यू क्या रहेंगी, ये एमपी बीज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये एमपी जो है वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, इसलिए मैं यहाँ पे वाई दे सकता हूँ, ठीक है। और जो पीएन है, ये पीएन किसके साथ पैरेलल है, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसलिए यहाँ पे मैं दे सकता हूँ एक्स, ठीक है। और ये किसी के साथ पैरेलल नहीं है, आर जो है वो किसी के साथ पैरेलल नहीं है, इसलिए उसको आर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने कहा था कि परपेंडिकुलर एक्सिस, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा उस एक्सिस के ऊपर, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब हर एक एक्सिस का अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। ये जो बॉडी है इसकी एबिलिटी है कि वो तीनों एक्सिस के अबाउट में घूम रही है, ठीक है। दिस प्लेन लैमिना इज रोटेट अबाउट द 3 एक्सिस, इट्स एबिलिटी, इसकी ये एबिलिटी है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं मैं आई एक्स, वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा आई वाई, ठीक है। ये जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा आई जेड, ठीक है। इस तरीके से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा तीनों का। अब इसके हिसाब से अपने को क्या करना है, इक्वेशन निकालना है भाई। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, ठीक है, कि जो ओपी है, ठीक है, OPN ले लो या फिर OPM ले लो, यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो रहा है। अब ये y है तो ऑब्वियसली ये भी क्या रहेगा, y रहेगा, ये y है तो ये भी y रहेगा, ये अगर x है तो इसका भी क्या रहेगा, OM की वैल्यू क्या रहेंगी x। यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि भाई ON इज इक्वल टू MP इज इक्वल टू y, और क्या हो जाएगा यहाँ पे OM इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू x, इसकी वैल्यू मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल अगर मैं सॉल्व करता हूँ ONP तो क्या हो जाएगा, ठीक है, OP की वैल्यू मिलेगी, OP स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस लगा के क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। और रूट लेता हूँ तो क्या हो जाएगा OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसका अपन यूटिलाइज करेंगे, ये सारी चीजों का यूटिलाइज अपने को करना है, ये सारी चीजों का यूटिलाइज अपने को। यहाँ पे अगर आप देखते हो
ठीक है। आई जेड, आई एक्स और आई वाई क्या है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो पहले भी बताया, अभी भी ध्यान दो इसमें। आई एक्स इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। आई वाई क्या है, आई वाई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। मोमेंट ऑफ आई जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। तो ये तीनों का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। यहाँ पे हर एक एक्सिस के अपने अपने वैल्यू रहेंगे। अगर मुझे निकालना है यहाँ पे सपोज, यहाँ पे निकालना है सपोज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स क्या रहेगा, ठीक है। ये आई एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या रहेगा, देखो ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, ये जो पी पॉइंट है वो एक्सिस से कितने दूरी पे है, वाई इतने दूरी पे। यहाँ पे रहेगा वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई इतनी दूरी पे, वाई स्क्वायर इंटू मास डिस्टेंस, मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इंटीग्रेशन ऑफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, उसकी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास। चलो ये हो गया। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस क्या रहेगा, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस से ये जो पी पॉइंट है वो कितने दूरी पे है, एक्स दूरी पे है, देखो एक्स डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एम। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ये कितना रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस से ये जो पी पॉइंट है वो कितने दूरी पे, ये जो मास है वो कितने दूरी पे है, वो रहेगा आर इतने दूरी पे, तो आर स्क्वायर इंटू डी एम। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, ये इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, ये ओपी की वैल्यू क्या है, ठीक है। वी नो दैट ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लूंगा मैं इसे 1 दे दूंगा और बोलूंगा फ्रॉम 1, क्या बोलूंगा फ्रॉम 1। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ओपी की वैल्यू क्या है, आर, दैट इज द आर। ओपी की वैल्यू क्या है, आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, ये 2 के अंदर पुट कर देता हूँ, ठीक है, पुट इन 2। ये कहाँ से लिया मैंने, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, ये 1 से ले लिया और कहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पुट इन 2 के अंदर पुट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आर की वैल्यू क्या हो जाएंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये डीएम जैसे का वैसे, ये वाला डीएम जैसे का वैसे। तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, इधर से डीएम अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम। ओके, तो ये किसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आई वाई की वैल्यू है, और इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम आई एक्स की वैल्यू है। ये लिख देता हूँ, आई वाई प्लस, यहाँ पे देखो इन दोनों के ऊपर से पता चल जाएगा आपको, इसकी वैल्यू क्या है आई वाई और इसकी वैल्यू क्या है आई एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो क्या हो गया, ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, इसका स्टेटमेंट बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about z axis is equal to the sum of moment of inertia about x axis and moment of inertia about y axis of the body, ठीक है। इस तरीके से इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से ऐसा भी हम कह सकते हैं कि moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes concurrent with the perpendicular axis and lying the plane of the laminar body, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, ये स्टेटमेंट आप लिख लेना, या फिर ध्यान से अच्छे से सुन के आप लिख सकते हो। तो आपको अगर ये दोनों थ्योरम समझ में आ गए होंगे और इसका स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे किस तरीके से होते हैं, तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन भी दबाइए, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो अगर मैं बनाता हूँ तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।